14 फरवरी 2022 की पहली घंटी बजने के बाद पेपल के सीएफओ ने, जिनका नाम है जॉन रैनी, उन्होंने एक फोरकास्ट किया कई सारी दिक्कतों की वजह से इन्वेस्टर थोड़ा सावधान हो जाए छोटे टर्म के फ्यूचर के पेपल के लिए। तो इसी की वजह से जो ऐसे अनाउंसमेंट होती है उसकी वजह से 5 से 7% डिक्लाइन हो जाता है कुछ घंटों के बाद। मगर पेपल के स्टॉक में 18% का डिक्लाइन रहा बहुत घंटों के बाद तक भी। और इस पॉइंट पे जाके एग्जीक्यूटिव्स और इन्वेस्टर्स को यही उम्मीद जगी कि अगले दिन कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली है। मगर उसका जो डर था उन सब का वो बढ़ने वाला था, क्योंकि 2 फरवरी को जो उनके लॉसेस थे वो बढ़ते चले गए और पेपल को जो पूरा उनका सबसे गंदा ट्रेडिंग वाला डे था वो, और उसकी वजह से उन्होंने 24% लॉस कर दिया। उसके बाद से पेपल नीचे ही जाता गया और 30% तक चला गया। और उसके बाद डिक्लाइन जो ये जारी है वो मार्केट में जो सेल ऑफ कर रहे हैं लोग, इसकी वजह से जारी है। और हालांकि वो 20% ही है, मगर ये पीपल के जो लॉस है उसका बहुत रीसेंट एग्जांपल है, क्योंकि जुलाई के एंड तक जो पेपल का स्टॉक था वो 60% तक क्रैश हो चुका था। इसकी वजह से $200 बिलियन का मार्केट कैप में लॉस हुआ था उनको। तो ऐसे देख के तो लगता है कि पेपल के स्टॉक में मिनी डिप्रेशन चल रहा है। तो पेपल को आखिर हुआ क्या? अगर थोड़ा पीछे जाए तो पेपल की सबसे बड़ी जो नीचे आने की समस्या थी वो ये थी कि वो खुद से ही एक सस्टेनेबल ऑपरेशन नहीं चला पा रहे थे। बाकी स्टार्टअप्स की तरह पेपल को भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी शुरुआत के दिनों में प्रॉफिट बनाने के लिए। मगर अब हालांकि उनका प्रॉफिट तो कम था, मगर उनके पास लाखों करोड़ों में कस्टमर्स थे, क्योंकि इंटरनेट को काफ़ी ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे थे। इसी के साथ साथ उन्होंने कस्टमर्स पे ज़्यादा फोकस किया, ना कि प्रॉफिट पे। और उस समय के हिसाब से 1990 के दशक में काफ़ी सही चीज़ भी थी, क्योंकि सोर्स फंडिंग बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाती थी, और पेपल जैसी बड़ी सी बढ़ती हुई फिनटेक कंपनी को तो और भी आसानी से। और ये सारी चीज़ों की वजह से आप किन सालों में बहुत ज़्यादा जो .com बबल का बर्स्ट हुआ 2001 में, तो उसमें ये चीज़ तो साफ़ हो गई थी कि पेपल को प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करना होगा अगर उन्हें ज़िंदा रहना है तो। मगर उनके सीईओ एलॉन मस्क का कहीं और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। एलॉन पेपाल को एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे और उनके सर्वर को लिनक्स से माइक्रोसॉफ्ट में बदलना चाहते थे। ये सारे एम्बिशंस तो काफ़ी अच्छे थे कंपनी के लॉन्ग टर्म के लिए, मगर जो बाकी एग्जीक्यूटिव थे उन्हें ऐसा लगा कि एलॉन जो है, जो मेन प्रायोरिटी है उनकी कंपनी की, जो प्रॉफिट बनाना, उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अब जब एलॉन वेकेशन पे थे तो उन लोगों ने सोचा कि उन्हें फायर कर दिया जाए, और पीटर थील जो है उन्होंने कंपनी को टेक ओवर कर लिया। इसी के साथ साथ जो कंपनी का फोकस था वो सही दिशा में चला गया था, मगर उन्हें फिर भी काफ़ी एक लंबा सफ़र तय करना था। और उसी समय ईबे ने वेल्स फार्गो के साथ एक पार्टनरशिप लॉन्च करी। इसी में उन्होंने खुद के एक पेमेंट सिस्टम जिसका नाम था बिल पॉइंट को लॉन्च किया। और इसी के साथ साथ क्योंकि 61% जो है पेपल का रेवेन्यू ईबे की तरफ से आता था, तो ये किसी भी चीज़ तरह से पेपाल के लिए अच्छा नहीं था। और मगर इसमें तो एक बात और ज़्यादा है कि ईबे में क्योंकि इतना ज़्यादा डिपेंडेंट रहता था, इसी वजह से उसे गूगल और याहू ने नहीं खरीदा एक्वायर करने से। और इसी की वजह से जो कंपनी सिर्फ एक पेपाल को एक्वायर करने की सोच रही थी, कर सकती थी, वो थी ईबे। मगर ईबे के पास भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ऑफर था उसके लिए। उन्होंने पेपाल को $400 मिलियन ऑफ़र किया, और उन्होंने ये कहा कि हम इस ऑफ़र को सिर्फ एक बार ही लाएंगे और उसके बाद तुम्हें ख़त्म कर देंगे, तो अब तुम्हें इस ऑफ़र को लेना ही होगा। अब इसे सोचते हुए पीटर ने उनके ऊपर एक हथौड़ा मारा ईबे वालों पे, और उन्होंने पेपल को पब्लिक लेकर आया वो 2002 की फरवरी में। और कुछ ही साल पहले ये काफ़ी ज़्यादा आसान पैसा हो सकता था, मगर क्योंकि ये .com क्रैश का पीक था, तो इसकी वजह से इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के पैसे लगाने वाले थे। और जो आईपीओ हुआ उसमें पेपाल की वैल्यूएशन $1.2 बिलियन की हुई। और इससे ये चीज़ पता चलती है कि जो ईबे की वैल्यूएशन थी, जिसने ईबे ने कहा था पेपाल पे लगाने के लिए, वो कितनी ज़्यादा हिंसक थी। इसी के साथ साथ इसे देखते हुए ईबे को ये रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने ये जंग हार ली है, और इसकी वजह से वो पेपाल को हालांकि छोड़ना भी नहीं चाहते थे। तो इसकी वजह से उन्होंने पेपाल को $1.5 बिलियन देने का फैसला किया। और इसी के साथ साथ क्योंकि पेपाल की फाइनेंशियल स्टेट इतनी अच्छी नहीं थी, तो पीटर को ये लगा कि ईबे को एक कंपनी बेच देनी चाहिए। तो पीटर ने हालांकि पेपाल को बचा लिया था इतने हिंसक एक्विजिशन से, मगर वो पेपाल को नहीं बचा सकते थे उनके डिपेंडेंसी के ऊपर ईबे पे। तो इसी की वजह से ईबे के बाद जब कंट्रोल आया पेपाल का, तो जो ये डिपेंडेंसी थी उसके ऊपर, वो और ज़्यादा बढ़ने वाली थी आने वाले कुछ सालों तक।
हालांकि ये जो एक्विजिशन हुई उसके बाद ईबे पे डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई गलत तरीके से पेपाल की। मगर छोटे टर्म में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल थी एक्विजिशन, क्योंकि पेपाल की वजह से अब ईबे में जो उसकी दिक्कत थी कि वो कभी भी उसको हटा सकता था, वो अब नहीं रही थी, और उसने ईबे ने पेपाल के काफ़ी ज़्यादा लॉस भी कम कर लिए थे। और अब क्योंकि वो दोनों कॉम्पिटिटर भी नहीं थे तो पेपाल को कोई चिंता भी नहीं थी, तो वो फोकस कर सकते थे अपनी जो भी ग्रोथ है उस पर दोबारा से। और इसकी वजह से काफ़ी आसान भी हो गई चीज़ें, क्योंकि उनके पास पूरा एक ईबे का मार्केट प्लेस था पीछे जाने के लिए, और इसी के साथ साथ उनके पास काफ़ी कम पोटेंशियल बच गया था। अब इसका एग्जांपल देख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वेनमो का राइज हुआ, वेनमो 2009 तक किसी ने बनाया नहीं था, और ये तब तक की बात है जब पेपाल बहुत सालों पहले आ चुका था, और वो पीयर टू पीयर मार्केट को डोमिनेट करते हैं आज। और वेनमो इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि जिस तरह से हम गूगल का नाम लेते हैं उसी तरह से वेनमो भी एक वर्ब बन चुका था। एक और काफ़ी अच्छा एग्जांपल है पेपाल की कंपटीशन का, जो कि काफ़ी आगे बढ़ गया, उसका जो है स्क्वायर। स्क्वायर जो है वो 2009 में फाउंड किया गया था, और एक काफ़ी सिंपल सी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी थी वो, मगर आज उसकी वैल्यूएशन $60 बिलियन के ऊपर है। दोनों ही केसों में आपको लगेगा कि पेपाल के पास काफ़ी एक बड़ा एडवांटेज है, और वो वेनमो और स्क्वायर को क्रश कर सकते थे आराम से। मगर ईबे के अंदर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाती थी। और हाँ, ये इसका मतलब ये नहीं है कि पेपाल बुरा कर रहा था। वो हालांकि काफ़ी अपना छोटे से बबल में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे थे, जिसके 2011 में 100 मिलियन एक्टिव सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। मगर जो पेपाल का जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ये थी कि उनकी ग्रोथ जो उनके खुद के सेक्टर में वो काफ़ी ज़्यादा कम थी, क्योंकि अब इस तरह के जो एक्सपेंशन वाले तरीके होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं फाइनेंशियल सर्विस वाले बिजनेस में। मगर जो पेपाल है वो ईबे के साथ सुनहरी चेन्स में बन चुका था। मगर पेपाल ही सिर्फ एक ऐसा नहीं था जो सबकी वजह से दब चुका था। आपने ये तो देखा ही होगा कि इसकी वजह से क्या हुआ कि पेपाल का ईबे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल था नहीं, क्योंकि वो अपनी दो कंपनियों के बीच में उसे अच्छे से बिठा नहीं पा रहा था। अब हालांकि पेपाल ने ईबे को कंट्रोल तो दे दिया उनके प्लेटफॉर्म पे पेमेंट्स लेने के लिए, मगर ये कंट्रोल पाने के लिए ईबे को, इस पेपाल को अपने दूसरी कंपनीज के साथ और दूसरे बिजनेसेस के साथ भी सपोर्ट करना पड़ता मिक्स करके। एग्जाम्पल के तौर पर 2013 में पेपाल को ये समझ आ गया था कि पेयर टू पेयर मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा पीछे जा रहे हैं, तो उन्होंने ब्रेनट्री या वेनमो को एक्वायर करने का सोचा $800 मिलियन में। हालांकि ये काफ़ी अच्छी एक्विजिशन थी पेपल के लिए, मगर आपको पता ही चल गया होगा बिल किसने भरा है इसका। हाँ, अब ऐसा नहीं था कि ईबे को पेपाल की सक्सेस अच्छी नहीं लगती थी, मगर ये बात थी कि उन दोनों में कुछ ज़्यादा कॉमन नहीं थी चीज़ें। और एक पार्टनरशिप को काम करने के लिए उसमें आपको कंपनीज़ में रिसोर्सेज बांटने पड़ते हैं, एक दूसरे की चीज़ें बांटनी पड़ती है, जिससे कीमतें काफ़ी ज़्यादा कम हो सके। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि फेसबुक के पास काफ़ी सारे ऐप डेवलपर्स और सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं उनके पास, और जब उन्होंने इंस्टाग्राम ख़रीदा तो उन्होंने अपने लोगों को एक दूसरे में बांट लिया, तो इसी की वजह से काफ़ी अच्छा हो गया। मगर अब ये बात है कि अब ईबे के पास ऐसा नहीं है कि बहुत सारे फाइनेंशियल एनालिस्ट या क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट्स होंगे, तो इसकी वजह से अगर ईबे की तरफ से देखा जाए तो उनके ऊपर एक बर्डन आ गया था एक नई कंपनी चलाने का, जिसमें बस वो एक चाहते तो ये थे कि वो एक पेमेंट प्लेटफॉर्म लेकर आ जाए अपनी वेबसाइट पे। मगर उसी की वजह से बहुत ये क्लियर हो गई थी चीज़ें कि दोनों कंपनियों के लिए यही अच्छा होगा कि वो अलग अलग रास्ते पे निकल पड़े। 2014 की आखिर तक ईबे ने अनाउंस किया कि वो पेपाल को अपने बिजनेस से हटाने वाले हैं, और इसी के साथ साथ वो कंपनी को पब्लिक लेके जाएंगे, और नैस्डैक में इन ईबे के इन्वेस्टर्स को एक शेयर मिलेगा पेपाल का, जितने भी उनके पास ईबे के शेयर होंगे। इसी के साथ साथ ईबे ने यह भी अनाउंस किया कि वो पेपाल के साथ 2020 तक काम करते रहेंगे, और इसी के साथ साथ उसके बाद वो एडीएन पर शिफ्ट हो जाएंगे पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए। मगर वो पेपाल को पेमेंट ऑप्शन की तरह 2023 तक भी सपोर्ट करते रहेंगे, तो पेपाल के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा उनका बिज़नेस ग्रो करने का ईबे के बाहर भी। और इसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, और 2000 की समय में पेपाल के पास, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ब्रांड वैल्यू थी, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड था, तो उनको नई नई चीज़ें ऑनलाइन मर्चेंट्स के साथ खोलने में दिक्कत नहीं आने वाली थी। पेपाल फाइनली प्रॉफिट में आ चुका था, और उसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे जुटाने की भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। इसके अलावा वो इस प्रॉफिट को बाकी कंपनीज को ख़रीदने में कर सकते थे, और उन्होंने यही चीज़ करी। 2016 से
पेपाल ने 12 एक्विजिशन कंप्लीट करे बहुत ज़्यादा फेमस कंपनी जैसे iZettle और हनी जैसी कंपनीज के साथ। ये हालांकि ये सारी चीज़ें स्मूथ और टफ दोनों रही, क्योंकि जैसे ही पेपाल ईबे से निकला मिड 2015 के आसपास, जो उनकी ड्राफ्ट टर्म्स ऑफ सर्विसेज है वो लीक हो चुकी थी। उनकी टर्म्स ऑफ सर्विसेज में उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अटेंशन ध्यान दिया, क्योंकि उसमें ये चीज़ पाई गई थी कि पेपाल ये कह रहा था कि उनको रोबोट कॉल कर सकते हैं और अपने आप मैसेजेस भी आ सकते हैं उस यूज़र्स की बिना परमिशन के, और अगर कस्टमर्स को ये चीज़ नहीं चाहिए तो उनको अपना अकाउंट बंद करना पड़ेगा। चीज़ों को और ख़राब करते हुए भी पेपाल ने $25 मिलियन फाइन में दिए, क्योंकि उनकी बिजनेस प्रैक्टिस सही नहीं थी। तो ये उन आखिरी चीज़ों में से एक थी जो उन्हें आईपीओ से पहले होने वाली थी, और वो ये सोच रहे थे ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा नाइटमेयर बन के रह गया। और हाँ, पेपल के बाद इन सारी चीज़ों के बाद उसने आसानी से जो उसका आईपीओ है वो अगले कुछ सालों तक काफ़ी अच्छे से गया, और इसी के साथ साथ जो उनकी एनुअल इनकम थी वो भी 1 बिलियन से बढ़कर $2 बिलियन हर साल हो गई थी। मगर जो असली ग्रोथ थी वो 2020 तक नहीं आई, जब तक वो पेंडेमिक या फिर कह सकते हो महामारी नहीं आई थी। जैसा कि आपने सोच ही लिया होगा, जब लोग घर पे बंद थे तो उसकी वजह से उन्होंने ऑनलाइन बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ना कि नॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो इसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी करने लगे थे ऑनलाइन, जिसकी वजह से जो पेपाल की ग्रोथ है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इन सारी ग्रोथ के साथ साथ एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, मगर पेपाल जो है बहुत ही जल्द इन एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं रह सकता था। और जैसे ही महामारी की शुरुआत हुई, जो भी सारे इन्वेस्टर्स हैं वो टेक्नोलॉजी की स्टॉक्स की तरह आने लग गए, और जो उनके स्टॉक्स थे एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स और होटल के, उन सारे उन्होंने उन पैसों को टेक में लगा दिया। और इसी के साथ साथ जो पेपाल की हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजन हुआ इन सारी चीज़ों का, ग्राफ काफ़ी ज़्यादा जल्दी से ऊपर जाने लगे, और 244% उनका जो शेयर है वो 12 महीनों में बढ़ गया परसेंटेज के हिसाब से। और इसी के साथ साथ 760% का रिटर्न उनको मिला आईपीओ से, और 8.6 गुना रिटर्न इसको कह सकते हैं। मगर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो पेपाल की बॉटम लाइन से थी, क्योंकि वो सिर्फ 5 गुना बढ़ी थी। इसका मतलब ये है कि पेपाल की जो वैल्यूएशन है वो ओवर वैल्यू हो रखी है 72% से, जो उनकी आईपीओ की वैल्यूएशन थी उससे। चीज़ों को और ख़राब बनाती है पेपाल की नेट इनकम, जो कि $5 बिलियन पर ही रह गई थी। और इसी के साथ साथ जब इन्वेस्टर को ये समझ आया कि शायद उन्होंने पेपाल को कुछ ज़्यादा ही पैसे दे दिए, और स्टॉक की वैल्यू पहले से ही काफ़ी ज़्यादा कर रखी है, तो इसकी वजह से उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। ये जो भी चीज़ें बिकी, इसकी वजह से सिर्फ पेपाल को ही नुकसान नहीं हुआ, इसी के साथ साथ इन्वेस्टर्स जो थे उन्होंने स्टे एट होम स्टॉक्स खरीदे, और जितना वो सोच सकते थे उसके भी परे। और क्योंकि अब वो प्रॉफिट उठा रहे थे लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से, तो 2022 की शुरुआत तक पेपाल का स्टॉक 40% तक नीचे गिर चुका था। और क्योंकि उनको काफ़ी बेकार गाइडेंस मिली थी, तो वो एक कब्र में सर रखने जैसा हो गया था उनके लिए। अगर थोड़ा पीछे जाए तो पेपाल की जो हिस्ट्री थी वो काफ़ी ज़्यादा उनकी वजह से नहीं हुई थी, उनकी किसी वजह दिक्कत की वजह से नहीं हुई थी, मगर हमेशा जो उनके साथ जो चीज़ें घट रही थी उसकी वजह से हुई थी। क्योंकि शुरुआत में पेपाल को इतनी ज़्यादा फंडिंग नहीं मिली .com बबल के हिसाब से कि वो ज़िंदा रह सके, तो काफ़ी मुश्किल से ही रहे थे। इसी की वजह से वो ईबे उन्होंने ज्वाइन किया, और जैसे ही ईबे ज्वाइन किया उसकी वजह से ईबे के बबल के अंदर रह गया, और जैसे ही वो ईबे से बाहर निकला उसके बाद उन्होंने सालों लगा दिए अपने बिजनेसेस को अलग अलग जगह डाल के बड़ा करने के लिए, ताकि वो ईबे पे डिपेंडेंट ना रहे। और जैसे ही वो ईबे से निकले तो उसकी वजह से उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कोविड का जो क्रैश था वो आया। मगर इन सारी चीज़ों के बाद, इतनी सारी दिक्कतों के बाद, एक चीज़ तो ये है कि पेपाल की जो हिम्मत है, जो उसकी टीम की हिम्मत है, वो काफ़ी ज़्यादा वैसी की वैसी है और काफ़ी ज़्यादा है, और वो कभी भी नहीं बदली। और मुझे ये लगता है कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स अभी भी पेपाल के स्टॉक के साथ सो रहे और ऐश कर रहे हैं। कुछ ही महीनों पहले पेपाल ने अनाउंस किया कि अमेज़ॉन वेनमो को 2022 से एक्सेप्ट करना शुरू कर जाएगा। और मुझे पर्सनली तो ये नहीं लगता कि कोई भी वेनमो यूज़ करेगा इन चीज़ों को, सामान को ख़रीदने के लिए अमेज़ॉन पे, जबकि वो कैशबैक और रिवॉर्ड्स पा सकते हैं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए। अब कुछ भी हो, मुझे जो भी लगता है कि वो कोई भी स्मार्टेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन हो लोगों के लिए, मगर मुझे ये पता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि वेनमो को अमेज़ॉन पे यूज़ करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब पेपाल एक छोटी सी अमेज़ॉन की मार्केट शेयर को भी कैप्चर कर लेगा, तो हम दसों बिलियंस डॉलर्स की बात करते हैं हर साल ट्रांजैक्शंस पे। और इसी के साथ साथ अब इसमें ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो पेपाल की सर्विस लोगों ने यूज़ करी महामारी के दौरान,
तो वो उन्हीं सर्विसेज को यूज़ करते रहेंगे पेंडेमिक के बाद भी, अब जब भी ख़त्म होगा वो आगे जाकर। और ये बस कुछ ही समय की बात है कि पेपल एक या 2 साल लेने वाला है, उसके बाद इतने सालों से जो उसको नुकसान हुआ उसको बिल्कुल ख़त्म कर देने वाला है। मगर मुझे ये ऐसा लगता है, और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, तो इसे फाइनेंशियल एडवाइस की तरह बिल्कुल भी मत लीजिएगा। कि आप लोग पेपाल यूज़ करते हैं और आप किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आपको लगता है कि पेपाल की रिकवरी काफ़ी आसानी से हो जाएगी। और साथ ही साथ हमारे इंटरनेशनल चैनल्स को भी चेक कीजिएगा हमारी वीडियो बाकी लैंग्वेजेस में देखने के लिए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के और भी सवालों के लॉजिकली आंसर्स के लिए। मैं था चिरंजीव और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।